नमस्ते। तो चलिए आज के इस चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी को डिकोड करने वाले हैं, एल्यूमिना, जो सच में आपको हैरान कर देगी। ये सिर्फ कोई आम दवाई नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, उसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग उदाहरण है। हम सब ने कभी ना कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स तो फेस की हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक बहुत ही आम सी लगने वाली परेशानी, जैसे कि बहुत ज्यादा कब्ज या शरीर का पूरी तरह से सूख जाना, दरअसल किसी बहुत गहरे साइकोलॉजिकल क्राइसिस का नतीजा हो? मतलब क्या किसी की पहचान का खो जाना सच में उसकी आंतों की रफ्तार को रोक सकता है? बड़ा अजीब लगता है ना सुनने में? तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, द कोर ऑफ ड्राइनेस, यानी सूखेपन का मूल। अब अगर हम इसके फिजिकल सिम्टम्स को देखें ना, तो जो सबसे बड़ी बात नोटिस होती है वो है एक्सट्रीम स्लो मोशन। सोर्सेस के हिसाब से इस कंडीशन में आंतों की मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, वो लगभग रुक सी जाती है। इससे इतनी भयंकर कब्ज होती है कि मल त्यागने की कोई नेचुरल इच्छा ही बाकी नहीं रहती। पूरा का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी शरीर की अंदरूनी परतें, एकदम ड्राई हो जाती हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा के सबसे बेसिक और सामान्य कामों के लिए भी इंसान को बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट और जोर लगाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना स्लो और ड्राई क्यों? इसे समझने के लिए हमें साइकोडायनेमिक्स को देखना होगा। बेसिकली ये माइंड और बॉडी के बीच का वो सॉलिड कनेक्शन है जहां आपकी मानसिक स्थितियां सीधे तौर पर शारीरिक बीमारियों में बदल जाती हैं। होम्योपैथिक फिलॉसफी मानती है कि हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा होता है जैसा हमारा दिमाग चल रहा होता है। अगर कोई इमोशन लंबे वक्त तक दबा रहा तो वो आखिर में शरीर पर अपना असर दिखाई देता है। और ये जो दिमाग और शरीर का तालमेल है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, एक ऐसा दिमाग है जो अपने खुद के फैसले लेने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, एकदम सुस्त पड़ गया है। और ठीक दूसरी तरफ बिल्कुल उसी पैटर्न में आते भी सुस्त हो गई हैं और कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं। मतलब फिजिकल सुस्ती एकदम परफेक्शन के साथ मेंटल सुस्ती को मिरर कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द रूट सप्रेस्ड आइडेंटिटी, यानी दबी हुई पहचान। तो सोर्सेज बताते हैं कि इस सब की असली जड़ है पहचान का दब जाना या सप्रेशन। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। एक नेचुरली बाएं हाथ से काम करने वाला बच्चा है, पर उसे जबरदस्ती दाएं हाथ से लिखने को कहा जा रहा है। या फिर एक बहुत ही एम्बिशियस औरत जिसे परिवार के दबाव में आकर अपने करियर गोल्स छोड़ने पड़े। या सोचिए किसी ऐसे शख्स के बारे में जो अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी हावी होने वाले पेरेंट या पार्टनर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया हो। इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लगातार कुचला गया है। और लगातार दूसरों के निर्देशों पर चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान खुद से ये बेहद दर्दनाक सवाल पूछने लगता है कि मैं आखिर हूं कौन, मेरी पहचान क्या है। जब कोई इंसान अपने फैसले पूरी तरह दूसरों के हवाले कर देता है ना, तो उसका जो सेल्फ है, उसका जो वजूद है, वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। चलिए इसे ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए ना, सोर्सेज में दी गई एक 25 साल के लड़के की रियल लाइफ केस स्टडी को देखते हैं। बचपन से ही इसके पिता ने इस पर एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा। फिर जब ये बड़ा हुआ तो इसे जबरदस्ती एक ऐसी कॉलेज डिग्री करवाई गई जो ये करना ही नहीं चाहता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फिजिकली इसे बहुत ही सीवियर और क्रॉनिक कब्ज की बीमारी हो गई, और मेंटली उसका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। वो पूरी तरह डिस्पेयर यानी निराशा में डूब गया और छोटे छोटे फैसले लेने में भी खुद को एकदम अपाहिज महसूस करने लगा। अब आते हैं भाग 3 पर, द इमोशनली नम्ड माइंड, यानी भावना शून्य मन। इस स्टेज को समझने के लिए सोर्सेज में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। एक हेल्दी जिंदा दिल इंसान को आप एरेटेड वाटर यानी स्प्राइट या सोडा की तरह समझिए, एकदम बबली और अपने आसपास की चीजों पर तुरंत रिएक्ट करने वाला। पर दूसरी तरफ एल्यूमिना का मरीज सादे पानी जैसा बन जाता है, एकदम फ्लैट, शांत और पूरी तरह से इमोशनलेस। कोई बुलबुले नहीं, कोई हलचल नहीं। इसे कुछ इस तरह प्रैक्टिकली समझें तो एक आम इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? भाई, $1,000,000 की लॉटरी लग जाए तो खुशी से पागल हो जाएगा, है ना? और कोई भयानक एक्सीडेंट की खबर सुने तो सदमे में चला जाएगा। लेकिन एल्यूमिना के पेशेंट का रिएक्शन पता है कैसा होता है? एकदम सपाट। ना तो पॉजिटिव न्यूज पर कोई खुशी, ना ही नेगेटिव न्यूज पर कोई दुख। एकदम इंडिफरेंट। उनकी भावनाएं मानो पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, द रोबोट डिल्यूजन, यानी मशीन बन जाने का भ्रम। सोर्सेज में एक बहुत ही चौंका देने वाली होम्योपैथिक रूब्रिक मिलती है, मेरा सिर किसी और का है। मतलब सोचिए ये कितनी डरावनी फीलिंग होगी।
ये इस बात का एक्सट्रीम लेवल है जहां इंसान को लगने लगता है कि उसके थॉट्स, उसके आइडियाज अब उसके कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि कोई और उसके दिमाग को चला रहा है। और यहीं से शुरू होता है रोबोट स्टेट। इंसान को जेन्युइनली ये भ्रम होने लगता है कि वो एक मशीन है जिसे दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं। इस हालत में कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, चीज़ें भूलने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और एक ऐसी सुन्नता महसूस होती है जैसे बॉडी में खून का दौरा ही रुक गया हो। वो शख्स बस बिना किसी खुशी के बाहरी कमांड्स को फॉलो करता रहता है, एग्जैक्टली एक रोबोट की तरह। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। भाग 5, द ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो पूरी सिचुएशन है ये रातों रात नहीं बनती। शुरुआत होती है अथॉरिटी फिगर्स द्वारा लगातार आपको दबाने से, फिर आता है इमोशनल एम्प्टीनेस और जिंदगी से खुशी का पूरी तरह गायब हो जाना। जब खुशी नहीं बचती तो आती है गहरी निराशा और बहुत ही डरावने थॉट्स, और आखिर में एक अचानक आने वाली जिद और दूसरों की बातों को काटने या रेजिस्ट करने की भावना पैदा होती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सवाल पैदा होता है। एक ऐसी स्टेज पर जहां दिमाग पूरी तरह सप्रेस हो चुका है और इमोशंस सुन पड़ चुके हैं, अगर उस इंसान के सामने कोई चाकू जैसी आम सी चीज आ जाए तो क्या होगा? सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि ऐसी एक्सट्रीम हालत में जब पेशेंट किसी धारदार चीज़ या चाकू को देखता है तो उसके अंदर अचानक खुद को नुकसान पहुंचाने या डिस्ट्रॉय करने की बहुत ही अजीब और स्ट्रॉन्ग इंपल्स उठती है। असल में ये उस सुन्नपन को तोड़ने और उस कांस्टेंट कंट्रोल से आज़ाद होने का एक बहुत ही डार्क और अनप्रिडिक्टेबल तरीका बन जाता है। आखिरकार ये सब एक ऐसी स्टेज में बदल जाता है जहां इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। वो अपना कंट्रोल वापस चाहता तो है, पर अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नया शुरू करने से बहुत डरता है। साथ ही उसे लगातार एक बहुत भारी गिल्ट महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सीधे तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो बस अंदर ही अंदर बड़बड़ाता रहता है और गुस्सा करता रहता है। तो आखिर में सबसे हम क्या समझ सकते हैं? अगर हमारी फिजिकल बॉडी हमारी सबसे गहरी साइकोलॉजिकल परेशानियों और दबे हुए इमोशंस का इतना परफेक्ट आईना है, तो हमारी रोज़मर्रा की जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं वो हमारे दिमाग की ऐसी कौन सी अनकही कहानियां हमें बताने की कोशिश कर रही हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,